हेलो डियर स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल जीटीसी ऑनलाइन क्लासेस में। मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा कि आपको इस एक वीडियो के माध्यम से पूरा चैप्टर एक्सप्लेन कर सकूं। इससे पहले आपको बता देना चाहता हूं कि इस चैप्टर में पिछली बार की तरह इवोल्यूशन टॉपिक को पूरी तरीके से हटा दिया गया है। तो हम इस वीडियो में केवल हेरिडिटी से संबंधित ही बात करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। व्हाट इज़ द मीन ऑफ हेरिडिटी? हेरिडिटी होता क्या है, देखते हैं। हेरिडिटी रिफर्स टू द पासिंग ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स फ्रॉम वन जनरेशन टू द अनदर जनरेशन। एक जनरेशन से कैरेक्टर्स का दूसरी जनरेशन में ट्रांसफ़र होना ही क्या कहलाता है? हेरिडिटी कहलाता है। ठीक है, तो ये मान लेते हैं कि हमारे पास में ये एक जनरेशन है, ये एक जनरेशन ले ली हमने, ठीक है ना। एक जनरेशन, ये फादर हो गया और ये मदर हो गई। ठीक है, तो फादर और मदर से जो कैरेक्टर्स है, फादर और मदर से जो कैरेक्टर है वो ट्रांसफ़र होते हैं। किधर ट्रांसफ़र होते हैं? उसके बच्चों में या ऑफ स्प्रिंग में ट्रांसफ़र होते हैं। तो उन कैरेक्टर्स को जेनेटिकल कैरेक्टर्स कहा जाता है, और जिस टर्म में ये होते हैं उस टर्म को क्या कहा जाता है? हेरिडिटी कहा जाता है। ठीक है, तो हेरिडिटी रिफर्स टू द पासिंग ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स फ्रॉम वन जनरेशन टू द नेक्स्ट जनरेशन। Evolution is defined as the gradual process by which a simple life form leads to the development of complex organisms। कि इवोल्यूशन को भी हम डिफाइन कर सकते हैं इसकी मदद से कि इवोल्यूशन एक ऐसी ग्रेजुअल प्रोसेस है। इसमें होता क्या है कि जो कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिजम्स होते हैं, उन ऑर्गेनिजम्स में क्या होता है कि उनकी जनरेशन टू जनरेशन चेंजेस आते रहते हैं। जैसे जैसे वो जनरेशन्स बदलते हैं वैसे वैसे उनमें सेवरल जनरेशन्स में अलग अलग टाइप के क्या होते हैं? चेंजेस आते हैं पीरियड ऑफ टाइम के साथ में या उसके रेस्पेक्ट में। ठीक है, तो इवोल्यूशन कैसे पैदा होता है बेटा? जो वेरिएशन होता है उस वेरिएशन से क्या बनता है? इवोल्यूशन। कई जनरेशन्स तक कंटिन्यू जो चेंजेस आता है, जब ये कैरेक्टर्स ट्रांसफर होते हैं तो इसमें कुछ चेंजेस दिखाई देते हैं। थोड़े बहुत चेंजेस ऐसे होते हैं जो इसके अंदर दिखाई देते हैं, उन चेंजेस से ही क्या बनता है? इवोल्यूशन बनता है। ठीक है, आगे बात करते हैं। हियर इन दिस चैप्टर we will learn about the mechanism by which variations are created। कि अभी मैंने बताया आपको कि वेरिएशंस, कई सारे वेरिएशंस आते हैं इन मैकेनिज्म्स में, कई सारे वेरिएशंस आते हैं। उन वेरिएशंस से ही क्या बनता है? इवोल्यूशन होता है। कंटिन्यूअसली जो ये वेरिएशंस आते हैं उन वेरिएशन से क्या होता है? इवोल्यूशन होता है। तो हेरिडिटी में हमें क्या मिलता है कि इवोल्यूशन से ज़्यादा होने के चांसेस होते हैं, क्योंकि जब भी ट्रांसफ़र कौन होगा, जैसे ही कैरेक्टर्स ट्रांसफ़र होंगे तो उनमें वेरिएशन आने के चांसेस होंगे। और कंटिन्यूअसली अगर जनरेशन टू जनरेशन वेरिएशन बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, तो उसकी वजह से क्या होगा? एवोल्यूशन स्टार्ट होना या फिर इवोल्यूशन बनने के चांसेस भी बन जाएंगे। ठीक है, आगे हम बात करते हैं हेरिडिटी का। तो अभी तक हमने इंट्रोडक्शन पढ़ा था। हेरिडिटी क्या होता है? द ट्रांसफर ऑफ ट्रेट्स। द ट्रांसफर ऑफ ट्रेट्स, ट्रेट्स का मतलब क्या होता है? कैरेक्टर्स। फ्रॉम वन जनरेशन टू द नेक्स्ट जनरेशन इज टर्म्ड हेरिडिटी। ओके, जीन्स आर द फंक्शनल यूनिट ऑफ हेरिडिटी। जो जी तो जीन्स, अभी मैंने कहा कि ट्रांसफर कौन होगा? कैरेक्टर। कौन लेकर जाएगा? कौन लेकर जाएगा उसको? डीएनए लेकर जाएगा। ठीक है ना, तो डीएनए उन कैरेक्टर्स को क्या कर रहा है? लेकर जा रहा है। तो डीएनए लेकर जा रहा है, तो डीएनए कहाँ लेकर जाएगा? किसके ऊपर लेकर जाएगा? डीएनए कहाँ प्रेजेंट होते हैं? जीन्स में प्रेजेंट होते हैं। ठीक है ना, तो जो जीन्स है, जीन्स यहाँ पर एक फंक्शनल यूनिट का काम करता है। हेरिडिटी की एक फंक्शनल यूनिट होती है कौन? जीन्स। दैट ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक्स, क्योंकि यही क्या करते हैं? कैरेक्टर्स को ट्रांसफर करते हैं फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफ स्प्रिंग। संतानों तक जो ट्रांसफर किए जाते हैं, मतलब ऑफस्प्रिंग का मतलब क्या होता है? संतान होता है। तो पेरेंट्स से उसकी संतान जो होती है उस संतान तक, उसके बच्चे जो होते हैं वहाँ तक जो कैरेक्टर्स होते हैं उन कैरेक्टर्स को क्या किया जाता है? ट्रांसफर किया जाता है। ठीक है, जीन्स आर शॉर्ट स्ट्रैंड्स ऑफ डीएनए
दैट कोड फॉर अ स्पेसिफिक प्रोटीन और आरएनए। तो जो जीन होते हैं, जीन एक अलग अलग टाइप के क्या होते हैं, डीएनए को अपने पास रखता है। डीएनए एक कोडिंग की फॉर्म में, ऐसे नहीं कि डायरेक्टली लेकर जा रहा है, वो कोड की फॉर्म में लेकर जाता है। या तो वो कोड किसके होते हैं, आरएनए के होते हैं, या तो प्रोटीन के होते हैं, या फिर वो किसके होते हैं, आरएनए के होते हैं। तो इन कोडिंग की फॉर्म में, जिसको अपन कहते हैं डीएनए कोडिंग कहते हैं, जीन कोडिंग कहते हैं, उनकी मदद से कैरेक्टर को पेरेंट से ऑफ स्प्रिंग तक पहुंचाने का काम किया जाता है। जेनेटिक्स इज द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी। जेनेटिक्स एक ब्रांच होती है, किसकी ब्रांच होती है बेटा, बायोलॉजी की ब्रांच होती है। दैट डील्स, जो डील करता है विद द स्टडी ऑफ जीन्स, जीन्स की स्टडी, हेरिडिटी की स्टडी और वेरिएशन की स्टडी की जाती है। एक टर्म के अंदर की जाती है, उस टर्म को क्या कहा जाता है, जेनेटिक्स कहा जाता है। ठीक है, तो वो जो टर्म होती है, वो टर्म कौन सी होती है बेटा, जेनेटिक्स होती है। आगे हम बात करते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। हमने स्टार्टिंग से पढ़ा हुआ है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, एक चैप्टर है अपने इसमें 10th में, हाउ टू रिप्रोड्यूस ऑर्गेनिज्म। उसमें भी हमारे रिप्रोडक्शन के टाइप्स में दिया हुआ है सेक्सुअल और असेक्सुअल। 8th क्लास में हमने पढ़ा था ह्यूमन रिप्रोडक्शन, उसमें यह रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स, उसमें भी हमारे दिया हुआ था क्या, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो द मोड ऑफ रिप्रोडक्शन इन्वॉल्व टू इंडिविजुअल, एक मेल होता है वहाँ पर, एक क्या होता है, फीमेल होता है। ठीक है, तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ही क्या होते हैं, वेरिएशन आने के चांसेस होते हैं। असेक्सुअल में वेरिएशन आने के चांसेस नील होता है, न के बराबर होता है। ठीक है, तो वेरिएशन हम कह सकते हैं वहाँ पर वेरिएशन नहीं होता है, लेकिन सेक्सुअल में रिप्रोडक्शन, जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है उसमें वेरिएशन आने के चांसेस भी ज़्यादा होते हैं। द प्रोड्यूस सेक्स सेल्स और गैमेट्स, ये दोनों मेल गैमेट और फीमेल गैमेट, मेल और जो फीमेल पार्ट होता है, ये क्या करते हैं, मेल गैमेट बनाता है, मेल वाला पार्ट मेल गैमेट बनाता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, स्पर्म। क्या होता है वो, स्पर्म होता है। ठीक है, और फीमेल जो होता है वो फीमेल गैमेट बनाता है, जिसका नाम क्या होता है, ओवा, या फिर हम कह सकते हैं उसको ओवम। ठीक है, ओवम या फिर ओवा या फिर एग भी हम उसको कह सकते हैं। ठीक है, दे प्रोड्यूस सेक्स सेल और गैमेट्स विच फ्यूज टू फॉर्म अ न्यू ऑर्गेनिज्म। और ये दोनों आपस में फ्यूज होकर, फ्यूज का मतलब होता है मिलना, ये दोनों आपस में फ्यूज होकर क्या बनाता है, एक स्ट्रक्चर क्रिएट करता है, जिस स्ट्रक्चर को क्या कहा जाता है बेटा, जाइगोट कहा जाता है। क्या कहा जाता है, जाइगोट कहा जाता है। जाइगोट से कौन बनता है, एम्ब्रियो बनता है। जाइगोट से कौन बनता है, एम्ब्रियो बनता है। ठीक है ना, तो जाइगोट से कौन फॉर्म होगा, एम्ब्रियो, और एम्ब्रियो से क्या कौन फॉर्म होगा, एक नया ऑर्गेनिज्म फॉर्म होता है। ठीक है, तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है, एक मेल होता है, एक फीमेल होता है, इन दोनों के जो गैमेट्स होते हैं, इनको आपस में फ्यूज करवाया जाता है और उससे एक नया ऑर्गेनिज्म तैयार किया जाता है। उसमें जब कैरेक्टर जाते हैं तो कहीं ना कहीं चेंजेस आ जाता है, कहीं ना कहीं कुछ एरर आ जाते हैं। उन एरर से ही क्या बनता है, वही एरर क्या कहलाते हैं, वेरिएशंस। और इन वेरिएशन से ही क्या होता है, इवोल्यूशन होता है। क्या होता है बेटा, इवोल्यूशन होता है। यही है वो वेरिएशन जिनकी मदद से क्या होगा, इवोल्यूशन होता है। ठीक है, जीन्स क्या होते हैं, जीन्स इज द फंक्शनल यूनिट ऑफ हेरिडिटी। हमने पहले ही यहाँ पे क्लियर कर दिया कि जीन्स को फंक्शनल यूनिट कहा जाता है, किसकी, हेरिडिटी का। एवरी जीन कंट्रोल वन और सेवरल पर्टिकुलर कैरेक्टर, हर एक जीन कंट्रोल करता है एक पर्टिकुलर कैरेक्टर या फीचर को, जो किसके अंदर प्रेजेंट होता है, लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर प्रेजेंट होता है। मतलब अलग अलग कैरेक्टर के लिए अलग अलग जीन रेस्पॉन्सिबल होते हैं। हेरिडिटी, the process by which the features of an organisms are passed from वन जनरेशन टू द अनदर जनरेशन। तो हेरिडिटी की एक जो डेफिनेशन होगी, वो क्या डेफिनेशन होगी कि द प्रोसेस बाय विच द फीचर्स ऑफ एन ऑर्गेनिज्म आर पास्ड ऑन फ्रॉम वन जनरेशन टू द अनदर जनरेशन इज कॉल्ड हेरिडिटी। तो जो फीचर्स होते हैं, उन फीचर्स को ऑर्गेनिज्म में पास किया जाता है एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में। इसी के इस टर्म को क्या नाम दिया गया है, हेरिडिटी नाम दिया गया। उन कैरेक्टर को लेकर कौन जाता है, जीन लेकर जाता है, किसकी फॉर्म में, डीएनए की फॉर्म में लेकर जाता है। ठीक है, उनमें क्या हो जाते हैं, वेरिएशंस आ जाते हैं, कुछ एरर आ जाते हैं, उससे क्या होता है, कुछ वेरिएशंस आ जाते हैं, और वही वेरिएशन किसको जन्म देता है, इवोल्यूशन को जन्म देता है। ठीक है, तो यहां से हमने ये टर्म्स क्लियर करी। मेंडल्स वर्क क्या है कि ग्रेगर जॉन मेंडल नोन एज द फादर ऑफ जेनेटिक्स, फादर ऑफ जेनेटिक्स के नाम से किसको जाना जाता है, ग्रेगर जॉन मेंडल को जाना जाता है। वॉज एन ऑस्ट्रियन मॉन्क हु
वर्क ऑन अ पी प्लांट टू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट ऑफ हेरिडिटी। यही वो साइंटिस्ट है जिन्होंने हेरिडिटी के कंसेप्ट को समझा था। ठीक है, तो हेरिडिटी के कंसेप्ट को समझने वाले साइंटिस्ट का नाम क्या है? ग्रेगर जॉन मेंडल। और इनको क्या कहा जाता है? फादर ऑफ जेनेटिक्स भी कहा जाता है। ठीक है, हिज वर्क लेट द फाउंडेशन ऑफ मॉडर्न जेनेटिक। इन्होंने मॉडर्न जेनेटिक को फाउंडेशन के बारे में बताया था। ही मेड 3 बेसिक लॉ ऑफ इनहेरिटेंस। इन्होंने लॉ ऑफ इनहेरिटेंस के 3 बेसिक लॉ ऑफ इनहेरिटेंस दिए थे। इन्होंने पहले नंबर पे कौन सा था? लॉ ऑफ डोमिनेंस, द लॉ ऑफ डोमिनेंस। सेकंड नंबर का था द लॉ ऑफ सेग्रेशन, सभी पढ़ेंगे हम इसमें इस चैप्टर में। और थर्ड नंबर का था द लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। ये 3 लॉ इन्होंने बनाए थे, या फिर 3 लोगों को इन्होंने क्या किया था? प्रतिपादित किया था या बताया था। ठीक है, तो ये हमारा कंप्लीट हुआ। इसके बाद में जो इन्होंने जो पी प्लांट को सेलेक्ट किया था, ये मॉन्की के रूप में थे। तो इन्होंने जब जो मॉन्क का मीन होता है, जैसे जो कोई पादरी वगैरह जो होते हैं ना, जो कोई सा भी चर्च वगैरह होते हैं, तो उसमें जो एक उपाधि होती है, एक पद होता है, उनके रूप में इन्होंने कार्य किया था अपना। इन्होंने पी प्लांट को जब सेलेक्ट किया था तो उसके कुछ कॉन्ट्रासेप्टिव कैरेक्टर्स रखे थे। 7 कैरेक्टर को उन्होंने पी प्लांट इन मेंडल एक्सपेरिमेंट। तो पी प्लांट के बारे में जब इन्होंने बताया था तो क्या क्या बताया था पी प्लांट के बारे में, ये देखते हैं हम। इसके 7 कैरेक्टर को इन्होंने डिस्क्राइब किया था। वो 7 कैरेक्टर कौन कौन से हैं? मेंडल ने वो 7 कैरेक्टर कौन कौन से थे जो प्लांट के थे, पी प्लांट के? फर्स्ट इन्होंने सीड शेप लिया था, सेकंड सीड कलर, थर्ड पोड शेप, फोर्थ पोड कलर, फिफ्थ फ्लावर कलर, सिक्स फ्लावर लोकेशन, और 7 प्लांट साइज। ये 7 कैरेक्टर को इन्होंने क्या किया था? डिस्क्राइब किया था, इनके बारे में बताया था। सीड शेप जो है वो राउंड हो सकता है, रिंकड हो सकता है। जो सीड कलर होगा बेटा वो येलो हो सकता है, ग्रीन ले सकते हैं हम इसमें। ठीक है, पोड शेप जो होगा, फली, पोड का मीन होता है फली, तो फली का जो शेप होगा वो इन्फ्लेटेड हो सकता है, कॉन्स्ट्रिक्टेड हो सकता है, झुर्रीदार हो सकता है। ठीक है, सिकुड़ा हुआ जिसको बोलते हैं। पोड कलर ग्रीन हो सकता है, येलो हो सकता है। ठीक है, फ्लावर कलर पर्पल में ले सकते हैं, वाइट में ले सकते हैं। फ्लावर लोकेशन एक्सियल ले सकते हैं, टर्मिनल ले सकते हैं। एक्सियल में बीच बीच में होते हैं, टर्मिनल में टॉप पॉइंट पे प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, प्लांट साइज में हम टॉल ले लेते हैं, ड्वार्फ ले लेते हैं। तो ये 7 कैरेक्टर ऐसे थे जिनके बीच में क्रॉस करवाया गया और नए नए जो ब्रीड थी उनको तैयार किया गया। ठीक है, उनमें कुछ कैरेक्टर्स के टाइप्स आए थे, जिनमें एक डोमिनेंट कैरेक्टर होता है या डोमिनेंट ट्रेट होता है, और एक होता है रिसेसिव। डोमिनेंट ट्रेट में कौन होते हैं? द ट्रेट दैट एक्सप्रेस देमसेल्व्स इन एन ऑर्गेनिज्म इन एवरी पॉसिबल कॉम्बिनेशन एंड कैन बी सीन आर कॉल्ड डोमिनेंट कैरेक्टर्स। डोमिनेंट ट्रेट वो होते हैं जो किसी भी जनरेशन में अपने आप को क्या करता है? शो करता है। मतलब वो अपने आप को छुपाता नहीं है कि कोई सी भी जनरेशन हो, F1 जनरेशन हो या F2 जनरेशन हो, वो अपने आप को क्या करता है? शो करता है, या फिर वो कैरेक्टर हमें क्लियरली दिखाई देते हैं। उनको क्या कहा जाता है? डोमिनेंट कैरेक्टर या डोमिनेंट ट्रेट कहा जाता है। इन मेंडल्स एक्सपेरिमेंट वी सी दैट द टॉल ट्रेट इन पी प्लांट टेंड्स टू एक्सप्रेस मोर देन द शॉर्ट ट्रेट। मेंडल के एक्सपेरिमेंट में उन्होंने ये देखा था कि जो टॉल ट्रेट थे वो ज़्यादा शो हो रहे थे कंपेयर टू शॉर्ट ट्रेट। मतलब जो शॉर्ट ट्रेट थे उनके कंपैरिजन में जो टॉल ट्रेट थे वो ज़्यादा शो हो रहे थे। देयरफॉर द टॉल ट्रेट ऑफ द प्लांट इज सेड टू बी डोमिनेंट ओवर द शॉर्ट ट्रेट। और इसीलिए हमने उन टॉल ट्रेट को क्या नाम दिया गया? डोमिनेंट ट्रेट, क्योंकि वो अपने आप को क्या कर रहे थे? शो कर रहे थे, इसलिए उसको क्या नाम दिया गया? डोमिनेंट ट्रेट नाम दिया गया। और जो शो नहीं कर पा रहे थे अपने आप को, जो शॉर्ट ट्रेड्स थे, उनको क्या नाम दिया गया? रिसेसिव, क्योंकि रिसेसिव क्या करता है? अपने आप को छुपाने का काम करता है। ठीक है, रिसेसिव कैरेक्टर्स, रिसेसिव ट्रेट, ट्रेट का मीन होता है कैरेक्टर। A trait which is not expressed in the presence of a dominant allele is known as recessive. recessive वो होते हैं जैसे जो dominant allele होते हैं उनके रेस्पेक्ट में अपने आप को शो ऑफ नहीं कर पाते हैं, या उनके साथ अपने आप को शो ऑफ नहीं कर पाते, वो कौन होते हैं? रिसेसिव कैरेक्टर्स होते हैं, रिसेसिव ट्रेट होते हैं। सो अ रिसेसिव कैरेक्टर इज प्रेजेंट इज एन ऑर्गेनिज्म बट कैन नॉट बी सीन
इफ़ द डोमिनेंट एलिल एग्जिट। जब तक वहाँ पर कौन रहेगा, डोमिनेंट रहेगा, वो अपने आप को शो नहीं कर पाएंगे। वो होते हैं कौन, रिसेसिव कैरेक्टर्स या रिसेसिव ट्रेट। ओके, तो इन कैरेक्टर्स को आपस में क्रॉस करवाया जाता है। तो क्रॉस जो होता है वो भी टू टाइप में होता है, एक होता है मोनोहाइब्रिड और एक होता है डाईहाइब्रिड। मोनोहाइब्रिड में केवल एक सिंगल कैरेक्टर ही लिया जाता है, ओनली वन कैरेक्टर को लिया जाता है। जबकि डाईहाइब्रिड की अगर हम बात करते हैं तो डाईहाइब्रिड में क्या किया जाता है, डबल कैरेक्टर को लिया जाता है। ठीक है, वेन ओनली वन कैरेक्टर इज कंसिडर्ड वाइल क्रॉसिंग टू ऑर्गेनिज्म। दो ऑर्गेनिज्म को जब आपस में आप क्रॉस करवाओगे तो उसमें केवल एक ही कैरेक्टर को वहाँ पर लिया जाता है। या तो आप साइज ले लो, या आप शेप ले लो, या आप कलर ले लो। कलर ले सकते हो, आपको जो सही लगे वो आप ले सकते हो। ठीक है, तो पर लेना आपको क्या है, केवल एक ही जो उसका कैरेक्टर होता है वही आपको यहाँ पर लेना है। उसको कहा जाता है मोनोहाइब्रिड क्रॉस। द रेशियो ऑफ कैरेक्टर अराइजिंग आउट ऑफ द दिस क्रॉस F2 जनरेशन इज कॉल्ड द मोनोहाइब्रिड रेशियो। जो आपको F2 जनरेशन में जो रेशियो प्राप्त होता है उस रेशियो को क्या कहा जाता है, मोनोहाइब्रिड रेशियो कहा जाता है। ये मैं अभी आपको पूरा डायग्राम के थ्रू एक्सप्लेन कर दूंगा। दैट इज इफ अ टोल प्लांट आपने ये ले लिया, दोनों डोमिनेंट कैरेक्टर है। एक होता है होमोजाइगस, एक होता है हेट्रोजाइगस, जिसमें कैपिटल टी आता है। ये अगर दोनों ही डोमिनेंट है तो ये क्या है, यहाँ पर होमोजाइगस रहेगा। ये कौन रहेगा बेटा, यहाँ पे ये रहेगा आपके होमोजाइगस। या फिर आप ले लो कि यहाँ पे दोनों ही रिसेसिव ले लो, तो ये भी क्या रहेगा, होमोजाइगस ही रहेगा। ठीक है, लेकिन अगर आपने एक कैपिटल ले लिया और अगर आपने एक स्मॉल ले लिया तो उनमें से क्या हो जाएगा, ये हेट्रोजाइगस हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ये हेट्रोजाइगस हो जाएगा। एक कैरेक्टर जो है वो डोमिनेंट वाला है और दूसरा कैरेक्टर कौन सा है, मतलब एक एलील जो रहेगा वो डोमिनेंट है और दूसरा एलील कौन सा है, रिसेसिव है, तो वो क्या हो जाएगा, हेट्रोजाइगस हो जाएगा। ठीक है, तो टोल प्लांट यहाँ पे बताया हुआ है कि जो टोल प्लांट है वो, अब ये भी टोल प्लांट है, ये भी टोल प्लांट है, ये भी टोल प्लांट है, लेकिन ये क्या हो जाएगा, डॉर्फ प्लांट हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर दोनों कैरेक्टर कौन से हैं, रिसेसिव। और मैंने कहा जब तक डोमिनेंट रहेगा, जब तक डोमिनेंट कैरेक्टर होता है तब तक वो अपने आप को शो नहीं कर पाता है। तो ये रहा डोमिनेंट कैरेक्टर, जब तक ये डोमिनेंट कैरेक्टर रहेगा, रिसेसिव अपने आप को शो नहीं करेगा, तो हम इसको क्या बोलेंगे, टोल ही बोलेंगे। ठीक है ना, और जैसे ही वहाँ पे डोमिनेंट कैरेक्टर हट जाएगा तो हम उसको क्या बोल देंगे, ड्वार्फ बोल देंगे। ठीक है, तो दैट इज इफ अ टोल प्लांट इज क्रॉस्ड विद अ ड्वार्फ प्लांट, ये रहा ड्वार्फ प्लांट, वी गेट 3:1। मतलब 3:1 हुआ। 3:1 का मतलब ये हुआ कि 3 जो है वो क्या है, टोल है। 3 क्या है यहाँ पे, टोल है, और 1 यहाँ पे क्या है, ड्वार्फ है। 1 क्या है यहाँ पे, ड्वार्फ है। ठीक है, तो 3 तो क्या है यहाँ पे, टोल है, और 1 क्या है यहाँ पे, ड्वार्फ है। तो इस तरीके के कैरेक्टर यहाँ पे मिलते हैं। F2 जनरेशन के लास्ट में ये रेशो प्राप्त होता है। इस रेशो को क्या कहा जाता है, मोनोहाइब्रिड रेशो। सो 3:1 इज अ मोनोहाइब्रिड रेशियो, इसलिए इसको क्या कहा जाता है, मोनोहाइब्रिड रेशियो कहा जाता है। द हाइट ऑफ द प्लांट इज कंसिडर्ड एट अ टाइम, क्योंकि समय के साथ साथ बार बार हाइट बदलती रहती है, इसलिए हमने यहाँ पे कौन सा कैरेक्टर सेलेक्ट किया था, हाइट सेलेक्ट किया था। ठीक है, उसको फिर से एक्सप्लेन किया हुआ है। सबसे पहले हमने ऊपर जो पढ़ा था वो हमने कैपिटल टी और स्मॉल टी का पढ़ा था। मतलब हमने वहाँ पे केवल हाइट के बारे में बात करी थी, केवल हमने यहाँ पे किसके बारे में बात करी थी, हाइट के बारे में बात करी थी। जबकि हम यहाँ पर हाइट की जगह हम क्या ले रहे हैं, यहाँ पे कलर ले रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम किसके बारे में बात कर रहे हैं, हम यहाँ पे कलर के बारे में बात करेंगे। तो कलर के लिए हमने कैपिटल जी जो है वो किसके लिए लिया है बेटा, ग्रीन कलर के लिए लिया है। कैपिटल जी किसके लिए है, ग्रीन कलर के लिए। और स्मॉल जी किसके लिए है, यहाँ पे स्मॉल जी किसके लिए हो जाएगा, स्मॉल जी हो जाएगा येलो कलर के लिए। ठीक है, तो ये कौन से कलर के लिए हुआ, येलो कलर के लिए हुआ। ठीक है ना, अब इनका कॉम्बिनेशन करवाते हैं या फिर हम कहें कि इनका क्रॉस करवाते हैं। तो देखो कैपिटल जी को हमने स्मॉल जी से करवाया, क्या बना, कैपिटल जी स्मॉल जी। फिर सेकंड नंबर पे हमने इसको फिर से इससे कराया, क्या बना, कैपिटल जी स्मॉल जी। डोमिनेंट कैरेक्टर कौन है, कैपिटल जी है। ये भी ग्रीन है, ये भी ग्रीन है। ठीक है, अब सेकंड नंबर पे हमने इस जी से करवाया, क्या बना, कैपिटल जी स्मॉल जी।
फिर से हमने इसका इससे कराया, क्या बना, कैपिटल जी स्मॉल जी। देखो चारों जो यहाँ पर मिल रहे हैं वो सभी के सभी कौन से हैं, डोमिनेंट कैरेक्टर कौन सा है, कैपिटल जी है। तो चारों जो हमें मिलेंगे वो सभी कौन से हैं, ग्रीन कलर के हैं, ठीक है। यहाँ पर एक्सेसिव अपने आप को शो नहीं कर पाएगा, क्यों, क्योंकि वहाँ पर कौन प्रेजेंट है, डोमिनेंट कैरेक्टर प्रेजेंट है। तो ये हमें F1 जनरेशन प्राप्त होती है। अगर हम इससे दूसरी जनरेशन लेते हैं तो हमारे पास में क्या बन जाएगी, F2 जनरेशन भी मिल जाएगी। F2 जनरेशन का जो रेशो निकल के आता है वो हमेशा कौन सा रेशो निकल के आएगा बेटा, 3:1 निकल के आएगा, ठीक है। मतलब उसमें 3 तो कौन से रहेंगे, ग्रीन रहेंगे, और एक जो रहेगा वो कौन सा रहेगा, येलो रहेगा। समझ में आ गया। अब हम बात करते हैं डाईहाइब्रिड क्रॉस। मोनोहाइब्रिड क्रॉस में मैंने आपको अभी बताया था कि मोनोहाइब्रिड क्रॉस में केवल एक ही कैरेक्टर लिया जाता है, जबकि डाईहाइब्रिड क्रॉस में 2 कैरेक्टर कंसिडर किए जाते हैं। आप कोई से भी 2 कैरेक्टर ले सकते हो। राउंड येलो ले लिया आपने, रिंकल्ड ग्रीन ले लिया, राउंड ग्रीन ले लिया, रिंकल्ड येलो ले लिया, कुछ भी ले सकते हो आप। 2 कैरेक्टर एक साथ ले सकते हो, ठीक है। अभी अपन एग्जाम्पल में समझा देंगे। When two characters are considered while crossing two organisms, then such a cross is known as dihybrid cross. डाईहाइब्रिड क्रॉस में क्या होगा, यहाँ पे 2 कैरेक्टर यहाँ पे लिए जाएंगे, आपस में क्रॉस करवाया जाएगा। F1 जनरेशन आपको प्राप्त होगी, F2 जनरेशन यहाँ पे आपको मिलेगी। द रेशियो ऑफ कैरेक्टर्स अराइजिंग आउट ऑफ दिस क्रॉस F2 जनरेशन इज कॉल्ड डाईहाइब्रिड रेशियो। वहाँ पर जो मिला था वो कौन सा था, मोनोहाइब्रिड रेशो मिला था। कितना मिला था वहाँ पे मोनोहाइब्रिड रेशो, वहाँ पे था मोनोहाइब्रिड रेशो कितना, 1, 3:1। और यहाँ पे जो डाईहाइब्रिड रेशो जो आपको मिलेगा वो कितना मिलेगा बेटा, डाईहाइब्रिड के लिए यहाँ पे 9:3:3:1, ठीक है। तो मोनोहाइब्रिड के लिए आपको कौन सा मिला था, ये वाला मिला था। मोनोहाइब्रिड F2 जनरेशन में मोनोहाइब्रिड रेशो क्या था, 3:1। और डाईहाइब्रिड रेशो क्या रहेगा F2 जनरेशन में, 9:3:3:1, ठीक है। पी प्लांट की बात करते हैं। The first generation plants would all have round and green pea। कि फर्स्ट जनरेशन में हम प्लांट्स के जितने भी हमें प्राप्त होते हैं वो सारे हमें कौन से प्राप्त होते हैं, ग्रीन कलर ही प्राप्त होता है। जैसे मैंने अभी ऊपर बात करी थी, पूरे कौन से होते हैं, फर्स्ट राउंड में ग्रीन होते हैं। लेकिन लास्ट में हमें एक ऐसा मिल जाता है जो बिल्कुल क्या शो करता है, अपना रिसेसिव कैरेक्टर शो करता है। क्यों शो करता है, क्योंकि वह वहाँ पर एक भी कौन नहीं प्रेजेंट होता है, डोमिनेंट कैरेक्टर नहीं प्रेजेंट होता है। मैंने कहा ना, अगर वहाँ पे डोमिनेंट नहीं होगा तो वहाँ पर कौन प्रेजेंट होगा, रिसेसिव। रिसेसिव अपने आप को पूरी तरीके से शो करेगा। इसलिए हमें लास्ट में जो रेशियो मिलता है वो क्या मिलता है, 9:3:3:1। ओके, इसे समझते हैं डाईहाइब्रिड रेशो कैसे मिलता है। तो देखो यहाँ पे F2 जनरेशन को लेते हैं, ठीक है। F1 जनरेशन से तो आपको क्या मिल गया यहाँ पे, अगर हम F1 जनरेशन की बात करते हैं तो F1 जनरेशन से आपको क्या मिल गया, YYRR, ठीक है। तो यहाँ पर Y जो कलर है, यहाँ पे जो Y है वो येलो को रिप्रेजेंट कर रहा है, और जो स्मॉल y है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, वो ये तो आपको येलो को रिप्रेजेंट करेगा, ये तो आपको येलो को रिप्रेजेंट करेगा, और ये जो रहेगा ये किसको रिप्रेजेंट करेगा, ये आपको रिप्रेजेंट करेगा ग्रीन को, ठीक है। ऐसे अगर हम यहाँ की बात करते हैं तो कैपिटल R जो रहेगा वो तो राउंड को शो करेगा, वो तो राउंड को शो करेगा, ठीक है ना। और जो स्मॉल r रहेगा वो किसको बताएगा, आपको रिंकल्ड को बताएगा, मतलब झुर्रीदार को बताएगा। तो 2 कैरेक्टर हो गए ना यहाँ पे। पहला कैरेक्टर तो आपने कौन सा लिया, फर्स्ट कैरेक्टर आपने कौन सा लिया यहाँ पे, कलर। और दूसरा कैरेक्टर कौन सा लिया आपने, शेप, ठीक है। तो एक तो आपने ये ले लिया और एक आपने शेप ले लिया। आगे हम बात करते हैं, तो इन दोनों को जब आप क्रॉस कराओगे तो एक साइड को आपको कौन सा रखना पड़ेगा, मेल पार्ट रखना पड़ेगा। तो एक साइड तो आपने क्या रख दिया, मेल पार्ट रख दिया, और एक साइड आपने क्या रख दिया, फीमेल पार्ट रख दिया, ठीक है। तो ये तो आपका मेल पार्ट हो गया और ये आपका क्या हो गया, फीमेल पार्ट हो गया, ठीक है ना। तो इसका जब आप कॉम्बिनेशन कराओगे, देखिए कॉम्बिनेशन करा के देखते हैं कि सबसे पहले हम यहाँ पे इन दोनों को आपस में जोड़ते हैं तो क्या बनेगा, कैपिटल वाई कैपिटल वाई, कैपिटल आर कैपिटल आर। सेकंड नंबर पे हम इसको इससे जोड़ते हैं तो क्या बनेगा, कैपिटल वाई स्मॉल वाई, कैपिटल आर कैपिटल आर। थर्ड नंबर पे जब हम इसको इससे जोड़ते हैं तो क्या बनेगा, कैपिटल वाई
कैपिटल आर, डोमिनेंट हमेशा आगे रहता है, ठीक है, तो डोमिनेंट में आर और स्मॉल आर पीछे चला जाएगा। फाइनली जब हम इसको इससे जोड़ते हैं तो क्या बनेगा, देख लो यहाँ पे जोड़ के, कैपिटल वाई और देख लो आपको यहाँ पे क्लियर नहीं दिख रहा है ये, तो ये कैपिटल आई कैपिटल वाई कैपिटल, फाइनली जब हम इसको इससे जोड़ेंगे तो यहाँ पे क्या बनेगा, कैपिटल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर। ऐसे ही हम एक एक करके सबकी रिलेशन करवा के देखेंगे, ठीक है। उसके बाद में सेकंड नंबर पे हम इसका इससे क्रॉस करवाते हैं तो क्या बनता है यहाँ पे, कैपिटल वाई कैपिटल स्मॉल वाई कैपिटल आर। सेकंड नंबर पे हम इसका इससे करवाते हैं तो देखो यहाँ पे क्या बन रहा है, स्मॉल वाई। अब स्मॉल स्मॉल हो गया, इसका मतलब कौन से कलर का हो गया, वो ग्रीन कलर का हो गया, ठीक है ना, तो ग्रीन कलर का हो गया। कैपिटल आर अभी भी देखो राउंड ही है। और जैसे ही आपके जब फाइनली जब ऐसा बनेगा, देखो यहाँ पर इसकी बात करता हूँ मैं, आपको एक अलग से बताता हूँ कि जब मैं इसका रिलेशन इससे कराऊंगा तो अब देखो आप थर्ड नंबर का रिलेशन कराते हैं तो इसमें क्या होगा कि कैपिटल वाई होगा। अब कैपिटल वाई कौन सा होता है, येलो होता है, तो कैपिटल वाई येलो है, लेकिन स्मॉल आर क्या हो जाएगा, रिंकल्ड हो जाएगा। देख लो आप गोल नहीं है वो, तो इसका जो रेशो निकल के आएगा वो कैसा निकल के आएगा, 9:3:3:1, ठीक है। क्योंकि 9 तो यहाँ पर कौन से कैरेक्टर है, 9 तो यहाँ पे गोल, यहाँ पे राउंड येलो कलर के है, ठीक है। 3 यहाँ पर कौन से है, यहाँ पे राउंड ग्रीन कलर के, और 3 कौन से है, येलो रिंकल्ड है, और 1 कैसा है, ग्रीन रिंकल्ड है, ठीक है। तो यहाँ पर जो ये वाला कैरेक्टर निकल के आया, जो ये कैरेक्टर निकल के आया, ये कौन सा है आपके पास में, रिक्सेसिव कैरेक्टर। और बाकी ये जो दोनों कैरेक्टर हैं, ये जो तीसरा भी अगर अपन ऐड करते हैं तो ये तीसरा जो कैरेक्टर है, तीनों कैरेक्टर ये कौन सा है, डोमिनेंट कैरेक्टर है, ठीक है। तो यहाँ से अपन ने रेशो कंप्लीट किया अपना, मोनो हाइब्रिड हो गया, डाई हाइब्रिड भी कंप्लीट हो गया। जिन बच्चों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो अभी जाकर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक शेयर कीजिए। आगे हम बात करते हैं लॉज ऑफ मेंडल। मेंडल की कुछ लॉ है जो हमने ऊपर डिस्कस किया था, जिसके बारे में लॉ ऑफ डोमिनेंस सेज दैट जीन हैज़ 2 कॉन्ट्रास्टिंग एलील्स। कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स, वो जो 7 कैरेक्टर्स होते हैं उनमें से 2 एलील अपन लेते हैं। फर्स्ट एलील अपन ने ले लिया कैपिटल टी, दूसरा ले लिया अपन ने कैपिटल टी। तो एक एलील तो ये रहा अपने पास में और दूसरा एलील ये रहा, ठीक है। तो लॉ ऑफ डोमिनेंस सेज दैट अ जीन हैज़ 2 कॉन्ट्रास्टिंग एलील्स एंड वन ऑलवेज एक्सप्रेसेस इटसेल्फ इन द ऑर्गेनिज्म। एक एलील ही पार्टिसिपेट करता है, दूसरा वाला जो एलील होता है वो नॉर्मली ऑर्गेनिज्म के एक्सप्रेस में ही क्या करता है, अपनी तरफ वर्क करता है। इट इज़ कॉल्ड द डोमिनेंट जीन। और इसी को क्या कहा जाता है, ये जो स्पेशली अलग से होता है इसी को क्या कहा जाता है, डोमिनेंट जीन कहा जाता है। जो आगे आगे प्रेजेंट होता है वो डोमिनेंट जीन होता है। इन एनी पॉसिबल कॉम्बिनेशन, वो किसी भी कॉम्बिनेशंस में क्या कर सकता है, क्रॉस कर सकता है। लॉ ऑफ सेग्रेशन सेज दैट ट्रेट गेट segregated completely during the formation of gametes without any mixing of allele। लॉ ऑफ सेग्रेशन में किसी भी प्रकार का कोई भी इंटरमिक्सिंग नहीं होता है, मतलब जो कैरेक्टर वर्क कर रहा है, जिसका क्रॉस किया जा रहा है, वही कंप्लीटली पूरा कंप्लीट होता है। किसी भी टाइप का एलील उसमें दूर से या बाहर से नहीं डाला जाता है, उसमें वही कैरेक्टर जो होते हैं वही क्या होते रहते हैं, ट्रांसफ़र होते रहते हैं, ठीक है। इसको कहा जाता है लॉ ऑफ सेग्रेशन। और जो लास्ट नंबर का है वो है लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट सेज दैट द ट्रेट कैन सिगरेगेट इंडिपेंडेंट। जो लास्ट नंबर का है लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट सेज दैट द ट्रेट कैन सेग्रेट इंडिपेंडेंटली ऑफ डिफरेंट कैरेक्टर्स ड्यूरिंग गैमेट फॉर्मेशन। कि जब गैमेट फॉर्मेशन होता है तो उस दौरान कंप्लीटली जो कैरेक्टर इन्फॉर्मेशन होती है वो सारे कंप्लीटली जो कैरेक्टर्स होते हैं, अलग अलग टाइप के जो कैरेक्टर्स होते हैं वो उनमें से अलग कर लिए जाते हैं। जो आपको जो लगता है कि ये आगे ट्रांसफ़र हो सकते हैं तो उनको उनमें से अलग कर लिया जाता है और उन कैरेक्टर्स को अलग करके जो बेस्ट कैरेक्टर होते हैं उनको आगे की तरफ ट्रांसफ़र कर दिया जाता है, ठीक है। तो ये ग्रेगर जॉन मेंडल ने 3 लॉ को एक्सप्लेन किया था। नेक्स्ट वीडियो में हम इन तीनों लॉ के ऊपर एक वीडियो बनाएंगे जिसको पूरी कंप्लीटली इनको एक्सप्लेन किया जाएगा, ठीक है, कि लॉ ऑफ डोमिनेंस क्या होता है, लॉ ऑफ सेग्रेशन क्या होता है और लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट क्या होता है।
आगे हम बात करते हैं सेक्स डिटर्मिनेशन की कि क्या होता है ये सेक्स डिटर्मिनेशन। सेक्स डिटर्मिनेशन में बेटा, सेक्स डिटर्मिनेशन का मतलब ये होता है कि आप कैसे पता लगाओगे कि जो पैदा होने वाला है वो लड़का पैदा हो रहा है या फिर लड़की पैदा हो रही है। मतलब वो एक्स एक्स है या फिर वो एक्स वाई है। मतलब वो फीमेल है या फिर मेल है, इसको डिटरमाइन करना है, इसका पता लगाना, यही क्या कहलाता है, सेक्स डिटर्मिनेशन कहलाता है। ठीक है, तो द प्रोसेस ऑफ डिटरमाइनिंग द सेक्स ऑफ एन इंडिविजुअल बेस्ड ऑन द कंपोजिशन ऑफ द जेनेटिक मटेरियल इज कॉल्ड सेक्स डिटर्मिनेशन। सेक्स डिटर्मिनेशन में ये डिटरमाइन किया जाता है कि वो लड़का है या फिर लड़की है। सॉरी। In different animals, the sex of an embryo is determined by different factors. अलग अलग एनिमल्स में जो सेक्स होता है, जो मतलब उसका लिंग होता है कि मेल है फीमेल है एम्ब्रियो, तो वो डिटरमाइन करता है अलग अलग फैक्टर्स से। इन ह्यूमंस, सेक्स डिटर्मिनेशन हैपन्स ऑन द बेसिस ऑफ द प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ वाई क्रोमोसोम्स। कि ह्यूमंस में क्या होता है, जो डिटर्मिनेशन किया जाता है वो किसके बेसिस पे किया जाता है, वाई के बेसिस पे किया जाता है। ठीक है, कि अगर वहाँ पर वाई प्रेजेंट है तो वो क्या है, मेल होगा, और अगर वहाँ पर वाई प्रेजेंट नहीं है तो वो क्या होगा, फीमेल होगा। समझ में आ गया ना। अगर वहाँ पे वाई प्रेजेंट है तो मेल होगा, अगर वहाँ पे वाई प्रेजेंट नहीं है तो फीमेल होगा। ठीक है ना। एक्स एक्स इज फीमेल, एक्स एक्स क्या होता है, फीमेल होता है, और एक्स वाई क्या होता है, मेल होता है। एन ओवम ऑलवेज कंटेन एक्स, जो ओवम होता है वो हमेशा कंटेन करता है एक्स क्रोमोसोम को। ओवम अपॉन फ्यूजन विद द वाई कंटेनिंग, जब वाई कंटेनिंग स्पर्म के साथ में ये फ्यूज होता है तो ये क्या बनाता है, मेल चाइल्ड का निर्माण करता है या मेल चाइल्ड को बनाता है। लेकिन अगर वो एक्स स्पर्म से फ्यूज होता है तो वो क्या बनाता है, जो बच्चा पैदा करता है वो बच्चा कौन सा होता है, गर्ल होता है। ठीक है, तो सामने वाला जो होता है ऑप्शन में अगर हम बात करते हैं तो सामने एक्स एक्स होता है। अगर स्पर्म में अगर हम बात करते हैं कि हमारे पास में दो टाइप के स्पर्म है, एक स्पर्म है अपने पास में एक्स वाला और दूसरा स्पर्म है अपने पास में वाई वाला। ठीक है, तो अगर बेटा यहाँ पे एक्स वाला जाएगा तो कौन पैदा होगा, एक्स एक्स पैदा होगा, और अगर वाई वाला जाएगा तो कौन पैदा होगा, एक्स वाई पैदा होगा। इसको कहा जाता है सेक्स डिटर्मिनेशन, मतलब सेक्स का डिटरमाइन करना। ओके, इसके बाद हमने ट्रेट के बारे में पहले पढ़ा था। ट्रेट क्या होता है, कैरेक्टर्स होते हैं या फीचर्स को कहा जाता है। पर कई बार क्वेश्चन ऐसे आ जाता है कि ट्रेट क्या होते हैं, ट्रेट के टाइप को एक्सप्लेन कीजिए, तो हम इसके लिए हमने अलग से फिर से लिखा हुआ है इसमें कि ट्रेट क्या है। ट्रेट आर कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर्स, मैंने कहा ना ट्रेट क्या होता है, फीचर होता है। कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होता है, फीचर्स होते हैं ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, किसी भी ऑर्गेनिजम्स के। मैनिफेस्टेड इन अ फिजिकल फॉर्म दैट इज विजिबल और इन फिजियोलॉजिकल एस्पेक्ट ऑफ द ऑर्गेनिज्म। जब हम किसी भी ऑर्गेनिज्म को देखते हैं तो हमें उसमें कौन कौन से कैरेक्टर हमें दिखाई देते हैं, क्या हमें कैरेक्टर विजुअलाइज होते हैं, क्या हम कैरेक्टर विजिबल कर सकते हैं, कौन कौन से कैरेक्टर होते हैं जो विजिबल होते हैं, कौन कौन से कैरेक्टर होते हैं जो विजिबल नहीं होते हैं। तो वो जो ट्रेड्स होते हैं उनको दो टाइप से अलग अलग डिफाइन किया हुआ है। दो टाइप उसके, एक होता है एक्वायर्ड कैरेक्टर और दूसरा होता है इनहेरिटेड कैरेक्टर। एक्वायर्ड जिनको जो आप जन्म लेने के बाद बाहर से जो प्राप्त करते हो वो होता है, जैसे डांस करना, लिखना, खेलना कूदना, ये अगर आप बाहर से जिन कैरेक्टर्स को प्राप्त कर रहे हो वो है आपके एक्वायर्ड कैरेक्टर। और इनहेरिटेड कैरेक्टर वो होते हैं जो आपको बचपन से ही आपको मिलते हैं। ठीक है, तो एक्वायर्ड कैरेक्टर की हम बात करते हैं, द ट्रेट्स दैट आर एक्वायर्ड बाय एन ऑर्गेनिज्म, जो ऑर्गेनिज्म के द्वारा बाहर से क्या किए जाते हैं, ट्रेट को एक्वायर्ड किया जाता है या फिर बाहर से प्राप्त किया जाता है। द पीरियड्स ऑफ इट्स लाइफ टाइम, यह लाइफ टाइम आप चलते हैं, ये लाइफ टाइम के लिए होते हैं। आर टर्म्ड एक्वायर्ड कैरेक्टर्स, इन कैरेक्टर्स को आप लाइफ टाइम क्या कर सकते हो, बाहर से एक्वायर्ड कर सकते हो।
दीज कैरेक्टरिस्टिक्स दैट आर नॉट पास्ड ऑन द डीएनए, ये डीएनए की मदद से एक सेल से दूसरी सेल में ट्रांसफ़र नहीं होते हैं, मतलब एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में नहीं जाते हैं। दैट इज़ लॉस ऑफ मसल्स एंड लेस वेट ड्यू टू स्टार्वेशन, लॉस ऑफ लिम्ब और टेल टू ड्यू टू इंजरी। अगर किसी चोट के कारण, मान लो अगर आपका हाथ कट जाता है, पैर कट जाता है, या बॉडी का कोई पार्ट्स में अगर कोई प्रॉब्लम आ जाती है, तो ऐसा नहीं है कि आपका जो बच्चा पैदा होगा वो बिना हाथ का पैदा होगा, बिना पैर का पैदा होगा, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। ये एक्वायर्ड कैरेक्टर्स होते हैं जो बाहर से आपने क्या किए, प्राप्त किए, ये जन्म से नहीं है, ठीक है ना। एक होता है इनहेरिटेड कैरेक्टर। इनहेरिटेड कैरेक्टर वो होते हैं जो आपको जन्म से ही मिलते हैं। द ट्रेट दैट आर इनहेरिटेड फ्रॉम द पेरेंट्स, जो आपको पेरेंट्स से जो कैरेक्टर मिलते हैं वो होते हैं इनहेरिटेड कैरेक्टर होते हैं। दीज ट्रेट ऑलवेज गेट ट्रांसफर टू द नेक्स्ट जनरेशन, और अगली जनरेशन में जाने के चांसेस भी उसके बहुत ज़्यादा होते हैं, बट डिपेंडिंग ऑन द डोमिनेंस, वो आपके डोमिनेंट कैरेक्टर या रिसेसिव के ऊपर डिपेंड करता है कि जो भी आपके अंदर आया है वो डोमिनेंट है या फिर एक्सेसिव। अगर डोमिनेंट है तो वो 100% जाएगा, और अगर एक्सेसिव हो तो उसके जाने के चांसेस क्या होते हैं, कम होते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल देखिए, जैसे हाइट, स्किन कलर, आई कलर। कई बार क्या होता है कि जो पेरेंट्स के आई का जो कलर होता है बच्चों का भी वही होता है, और उनके बच्चों का भी वही होता है। इसका मतलब ये हुआ कि वहाँ पर जो कैरेक्टर है वो कौन सा है, डोमिनेंट कैरेक्टर है, ठीक है। तो यहाँ पर हमने एक्वायर्ड कैरेक्टर पढ़ लिया, इनहेरिटेड कैरेक्टर भी पढ़ लिया। अब हम बात करते हैं वेरिएशंस की। जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बता दिया था कि वेरिएशन क्या होता है, कैसे वेरिएशन आता है, वेरिएशन आने के चांसेस या पॉसिबिलिटी कब बनती है, कि जब एक पेरेंट से दूसरे बच्चे के अंदर या फिर उसके बच्चे के अंदर जब कैरेक्टर्स ट्रांसफ़र होते हैं, एक पेरेंट से जब उसके बच्चे के अंदर जब कैरेक्टर ट्रांसफ़र होते हैं तो उनमें कई बार एरर आ जाता है। तो जब भी एरर आता है तो वहीं पे क्या हो जाता है, वेरिएशन। वेरिएशन अगर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रहा है तो वेरिएशन आने के चांसेस होते हैं, चाहे वो 1% हो, चाहे 0.1% हो, चाहे 1 to 5% हो, लेकिन वेरिएशन आएगा ही सही, ठीक है। वेरिएशन इज द मेजर ऑफ द डिफरेंस बिटवीन इंडिविजुअल ऑफ द सेम स्पीसीज। आपने कोई स्पीसीज की अगर हम बात करते हैं कि जैसे अपन कहते हैं कोई बच्चा है वो पूरी तरीके से अपने माँ पर गया है, नहीं गया है, क्या वो पूरी तरीके से अपने पिता पर गया है, नहीं गया है, क्या वो पूरी तरीके से 100% अपने माँ बाप पर गया है, नहीं गया है, तो फिर वो 1% कहाँ है, वो 1% क्या है, वेरिएशन है। या तो उसकी फैमिली बैकग्राउंड में वो कहीं गया होगा किसी पर, ठीक है, या फिर उसके अंदर क्या आया है, वेरिएशन आया है। ऑफस्प्रिंग इज नॉट आइडेंटिकल टू पेरेंट, पूरी तरीके से कोई भी ऑफस्प्रिंग अपने पिता या माता पिता से पूरी तरीके से मैच नहीं होती है। देयर एग्जिस्ट सम वेरिएशन, उसके अंदर क्या आ जाते हैं, थोड़े बहुत वेरिएशंस आ जाते हैं। ईच इंडिविजुअल इन पॉपुलेशन डिफर फ्रॉम द अदर, प्रत्येक इंडिविजुअल, हम प्रत्येक की बात कर रहे हैं, हर एक जो ऑर्गेनिज्म होगा, हर एक पॉपुलेशन में जो ऑर्गेनिज्म होगा उसमें वेरिएशन आने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं। रिकॉम्बिनेशन एंड द म्यूटेशन आर द मेन कॉजेज ऑफ वेरिएशन, वेरिएशन के कारण ही म्यूटेशन पैदा होते हैं। म्यूटेशंस जो होते हैं ना, चेंजेस आ जाता है, रिकॉम्बिनेशन आ जाता है बॉडी के अंदर, काफ़ी कुछ चेंजेस दिखाई देता है, ये सब किसके कारण होता है, वेरिएशन के कारण होता है। सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म शो दैट ग्रेट वेरिएशंस, अगर मैंने कहा कि सेक्सुअली रिप्रोडक्शन हो रहा है, जैसे कि मैंने पहले बताया आपको कि अगर सेक्सुअली रिप्रोडक्शन हो रहा है तो वहाँ पर वेरिएशन आने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। लॉन्ग टर्म एक्यूमुलेशन ऑफ वेरिएशन प्लेज सिग्निफिकेंट रोल इन एवोल्यूशन, और उनके एवोल्यूशन अगर कंटिन्यू एक लंबे समय से अगर वेरिएशन आ रहा है और एक ही पार्ट में, एक ही स्पीसीज में, एक ही ऑर्गन में बार बार एक ही टाइप के जीन्स में अगर बार बार वेरिएशन आ रहा है तो वही वेरिएशन आगे जाकर क्या बन जाएगा, एवोल्यूशन बन जाएगा। द सिलेक्शन ऑफ द वेरिएंट बाय एनवायरमेंटल फैक्टर्स इज वन ऑफ द ड्राइविंग फैक्टर्स ऑफ एवोल्यूशनरी प्रोसेस, एवोल्यूशनरी प्रोसेस की मदद से उन कैरेक्टर्स को देखा जाता है जिनके अंदर क्या आया है, चेंजेस दिखाई दिया है, किसके द्वारा होता है, एनवायरमेंटल फैक्टर्स की मदद से उसको सेलेक्ट किया जाता है, उन वेरिएंट्स को सेलेक्ट किया जाता है, ठीक है। तो ये हमने वेरिएशंस कंप्लीट किया। आइए हम बात करते हैं जेनेटिक वेरिएशंस की। द डिफरेंस इन द डीएनए सीक्वेंसेस अमंग एवरी ऑर्गेनिज्म लीडिंग टू द डाइवर्स जीन पूल आर कॉल्ड जेनेटिक वेरिएशन।
कई बार क्या होता है कि जेनेटिकली जब बच्चा पैदा होने वाला होता है तो उस समय कुछ एरर आ जाते हैं। डीएनए के जो कोड्स होते हैं, एडेनिन जो थाइमिन से जुड़ने वाला होता है वो यूरेसिल से जुड़ जाता है। किसी कारण से अगर उसमें कोई भी चेंजेस आ जाता है, किसी भी प्रकार की त्रुटि आ जाती है जिसको हम बोलते हैं एरर, तो किसी भी टाइप का अगर एरर आता है तो उसकी वजह से जेनेटिकली वेरिएशन आने के चांसेस भी क्या होते हैं, बढ़ जाते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हमने वेरिएशन के बारे में बात करी, हमने ट्रेड्स के बारे में बात किया, इनहेरिटेड कैरेक्टर्स के बारे में बात किया, हमने 7 कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स के बारे में बात किया, हमने हमने डाई हाइब्रिड मोनो हाइब्रिड क्रॉस के बारे में बात करी। मतलब कुल मिला के आपका जो चैप्टर है वो कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, अगर किसी बच्चे का डाउट है, कोई टॉपिक अगर उसको समझ में नहीं आ रहा है तो वो कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन क्वेरीज वगैरह कर सकता है। ठीक है, आगे हम बात करते हैं कि 10th क्लास के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है जो मैंने यहाँ पर फिल किए हुए हैं, आप इनको एक बार वॉच कर लीजिए। अगर आपको इनमें कोई प्रॉब्लम आ रही है तो मैं इन क्वेश्चंस से, जैसे आप कमेंट करते हो, आप मुझे कमेंट करके बता दीजिए कि सर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के ऊपर भी आपको एक वीडियो बनानी है, तो मैं आपके लिए एक वीडियो बना दूंगा। ठीक है, तो आप एक बार इन क्वेश्चंस को देख लीजिए, जहाँ पर भी आपको कोई प्रॉब्लम हो आप पूछ लीजिए। ओके, और जिन बच्चों ने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है वो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। बेटा ये वो क्वेश्चंस है जो एग्ज़ाम में पूछे जा चुके हैं या फिर आने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। ठीक है, एक बार आप इन क्वेश्चंस को पढ़ लीजिए। अगर आपको कोई समस्या आ रही हो तो आप मुझे कमेंट करके बता दीजिए ताकि मैं इन क्वेश्चंस के ऊपर और कई सारे और अलग अलग क्वेश्चंस के ऊपर एक वीडियो बना सकूं ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। अगर आपको किसी टाइप का कोई डाउट वगैरह रहता है तो आप उसको कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं, आपको वहीं पर आंसर मिल जाएगा।